गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। बेटा धारा घनत्व इसे हिंदी में बोलते हैं। जब भी कोई करंट किसी वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरता है तो जितनी करंट गुजरती है उसकी यूनिट एरिया से, जितनी करंट गुजरेगी इसकी यूनिट एरिया से उसे बोलते हैं धारा घनत्व। अगर सपोज ये लंबवत ना गुजर रही हो, किसी एंगल पे गुजर रही हो, तो उसके लिए फॉर्मूला J=I/A cos थीटा, ये मैं अभी बताता हूँ, पर इसकी डेफिनेशन इसी से बनाते हैं। J=I/A। यहाँ पर A को यूनिट एरिया मान लिया है, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल। और ये करंट हमेशा क्या हो रही है, लंबवत फ्लो हो रही है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है। कोई भी वायर होगा उसे कट करेंगे तो करंट हमेशा क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर फ्लो होंगे। तो यही लिख रखा है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बेटा इसका बनाने का पर्पस क्या था, हमें एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए थी, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी जो कि धारा के टर्म्स में ही हो, यानी कि एक ऐसी राशि बनानी थी जो सदिश राशि हो, इसीलिए इसको बनाया गया। J क्या होता है, I/A। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, करंट की होती है एम्पियर और क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। राशि कैसी है, तो सदिश राशि है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो आप डायमेंशन बड़े आसानी से निकाल सकते थे। करंट की डायमेंशन A होती है और इसकी क्या हो जाएगी, L²। तो ये लिख सकते थे AL⁻², या फिर हमेशा MLT के क्रम में लिखते हैं तो M0 L⁻², T⁻0 A⁻1। अब अगर किसी एंगल पर गुजर रहे हो, मान लो आपने वायर को सीधा ना कट करके तिरछा कट किया हो, ठीक है, तो अगर इसी को हम एंगल पे घुमा दे रहे हैं, पहले ये एरिया थी, इससे करंट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे थे, अब इसको हमने थीटा एंगल बेंड कर दिया है, तो जो ये इफेक्टिव एरिया होगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, तो हमें यही चाहिए कि इस इफेक्टिव एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करें, वही तो करंट होगी। तो आप समझें, ये अपना A है, इससे इस पर परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, A cos थीटा, अभी वही रहेगा, तो A cos थीटा। तो ये इफेक्टिव एरिया है, ये वो इफेक्टिव एरिया है बेटा जिससे हमें क्या निकल रहा है, जिससे हम निकाल पा रहे हैं क्या, इफेक्टिव एरिया जिससे करंट पास कर रहा है। तो J क्या हो जाएगा, I/A cos थीटा। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते थे, इस तरीके से, मान लीजिए इस सरफेस एरिया को ये कर दिया गया है, तो इसका परपेंडिकुलर चाहिए होगा जिससे हमें क्या होगा, ये करंट फ्लो करे, क्योंकि करंट को लंबवत फ्लो करता है, तो ये इफेक्टिव एरिया हुआ, कितना एंगल, थीटा। तो हमें हाइपोटेनियस दे रखा है कर्ण, और हमें निकालना क्या है बेटा, बेस निकालना है। अगर बेस निकालना तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा, तो ये बेस हो गया, यही इफेक्टिव एरिया जिससे करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो J क्या हो जाएगा, I/A cos थीटा। तो इससे अगर यहाँ पे इसको ले के आते तो लिखते I = J × A × cos थीटा, और ये तो डॉट प्रोडक्ट होता था, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, तो I बराबर क्या हो जाएगा, J.A। इससे भी पता चलता है कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बेटा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, A = 3 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। करंट कितनी फ्लो हो रही थी, I क्या 4.8। तो कैसे गुजर रही है, किसी एंगल पे दिया नहीं है, तो एंगल कुछ दिया नहीं है, तो हम J क्या लगाएंगे, I/A। तो J क्या होगा बेटा, I/A, यानी 4.8/3 × 10⁻⁻⁴। इसे जब कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁴, और इसकी यूनिट क्या होती थी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है, इसे समझते हैं। आपने माध्य मुक्त पथ, अगर किसी गैस को किसी कंटेनर या वेसल्स में बंद कर दिया जाए
तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन, रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन। आपने केमिस्ट्री में ब्राउनी गति सुना होगा, वैसे मोशन करते हैं इस तरीके से। ये जब जिगजैग मोशन करते हैं, अब यहाँ पर तो इनकी एवरेज जो पाथ होता है ये वहीं पर जिगजैग मोशन करके फिर से वहीं पे आ जाते हैं। तो इन्होंने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की है। बट अगर क्या करें बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इस वायर के बीच, तो इस पर फोर्स एक्ट करना लगेगा। अगर ये फोर्स एक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आकर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा विस्थापित हो जाएंगे। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की गई ना इलेक्ट्रॉन द्वारा, इसे बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें मोशन करेंगे तो आयन से अपने टकराएंगे, क्योंकि आयन तो मोशन करता नहीं है। तो यही बोल रखा है बेटा, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन तथा आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच, इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। तो थोड़ी सी लैंग्वेज सही कर लेना, इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई क्या औसत दूरी को क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने लिख रहा है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि श्रांतिकाल क्या होता है। तो जब ये मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये क्या होगा, कुछ टाइम ट्रेवल किया होगा, जो औसत टाइम होगा उसी को क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल। तो फिर से बोला है, इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले औसत समय को ही क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, टाउ से, और टाउ बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन VRMS। ये लैम्डा क्या है बेटा, ये लैम्डा एक्चुअल में माध्य मुक्त पद है, और VRMS क्या है, ये VRMS लिख रखा है वर्ग माध्य मूल चाल, जो कि आपने KTG चैप्टर में पढ़ रखा होगा। अब बात करते हैं श्रांतिकाल का। एक और फार्मूला होता है बेटा, ये एक्चुअल में इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के औसत समय को ही क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने T1 समय लिया, दूसरे ने T2 लिया, तो एवरेज टाइम निकाल देंगे, तो वो क्या होगा, श्रांतिकाल। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख रखा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज वाइब्रेट होगा, और ज़्यादा तेज वाइब्रेट होगा तो कम समय लेगा टकराने में, तो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। फिर अगला ये जो लिखा है टाउ प्रोपोर्शनल टू BD, यानी कि ये अनुगमन वेग होता है, इसे अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अभी याद रखें कि जो अनुगमन वेग बढ़ाने पर श्रांतिकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अगले लेक्चर में आप एक रिलेशन पढ़ेंगे VD बराबर A टाउ। ये होगा अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और श्रांतिकाल मतलब रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन होगा।